बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज पीरियड कॉलेज मियांवाली। बेटा द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, चैप्टर 25 का ये टॉपिक है। लेक्चर 7 में हम इसको डिस्कस करेंगे। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बेटा द केमिकल एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोजेनिक एलिमेंट्स आर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। इनके बारे में हम वेल फेमिलियर होते हैं क्योंकि हम अपने जो फर्स्ट ईयर का स्टार्ट लेते हैं इंटर सेशन का, वो हम बायो एलिमेंट्स से लेते हैं। ठीक है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर सर्वाइवल, ठीक है, या लिविंग थिंग्स का एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। तो वहाँ से जो है हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है कि ये न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो बेसिकली उन्हीं एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, उसी से मिलते जुलते एलिमेंट्स जो है वहाँ यहाँ पर भी इसका जिक्र होगा। ठीक है, सो बेटा हमारे पास ऐसे केमिकल्स जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं, उसके बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में जाते हैं। तो ये एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है जिसमें जो मुख्तलिफ आपके पास केमिकल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज इन सिंपल वर्ड्स हम अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है आपके पास, आपको पता है कि ये लिविंग थिंग्स का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक और एसेंशियल कंपोनेंट है क्योंकि ये अमीनो एसिड्स बनाती है। ठीक है, और अमीनो एसिड्स आपको पता है कि दीज विल गिव राइज टू प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में आप सबको पता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादातर जो बायोमास है हम कहते हैं कि उसको वो कैरी कर रही होती हैं अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो बेटा हमारे पास जो साइक्लिक एक्टिविटी होती है इन केमिकल्स की विद इन द इकोसिस्टम, जिसमें वो लिविंग थिंग्स से एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर से दोबारा लिविंग थिंग्स में आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन अर्थ, ठीक है, एंड केमिकल मतलब जिसको वो बायोजेनिक एलिमेंट या न्यूट्रिएंट कह रहा है। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपके पास केमिकल एलिमेंट्स का अर्थ के ऊपर होना या इकोसिस्टम के अंदर होना जो कि लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी हैं, वो एक साइक्लिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिनको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। अब बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट बेसिक हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल होता है, या हम ज़्यादातर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानते होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। फॉस्फोरस साइकिल की बात करते हैं हम, सल्फ़र साइकिल की बात करते हैं। आपको पता है कि फॉस्फोरस जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। सेम इसी तरह से सल्फ़र जो है हमारे पास ये अमीनो एसिड्स का एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं। सेम इसी तरह से बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर साइकिल, जो कि हर तरह की लाइफ के लिए हम कहते हैं कि वाटर लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे रोल प्ले करता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं आपके पास ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब बेटा वो कहते हैं कि एलिमेंट्स आप हमें बताएं कि वो कौन से हैं। जैसे वाटर साइकिल का मैंने जिक्र किया, तो वाटर तो मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, या नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मॉलिक्यूल है। तो कहते हैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जाएं, आप हमें उनकी अमाउंट के हवाले से जो है वो थोड़ा सा बता दें या एग्जांपल्स बता दें कि कौन सी हो सकती हैं। सो बेटा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपसे MCQs भी पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड कि आप ज़रा 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगे कि आप ज़रा बताएं इनमें से जो है आप माइक्रो किसको कहेंगे और मैक्रो किसको कहेंगे। ठीक है, सो बेटा बेसिकली आपके पास जो बायो एलिमेंट्स होते हैं या हम कहते हैं जो बायोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि इन वेरी स्मॉल अमाउंट यानी ट्रेस में मौजूद होते हैं। ठीक है, सो सिंपली वी कैन से दैट, जैसे आपको मैंने कहा था माइक्रो बायो एलिमेंट्स, सेम बिल्कुल इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिंक, मॉलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन वगैरह। ठीक है, उसी के साथ अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बेटा ये आपके पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, जिस तरह से वाटर, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, सो शॉर्ट क्वेश्चन पहला तो यहाँ पर हो जाएगा, और MCQs के लिए आपने माइंड में रखना है कि आप ज़रा इनको सेपरेट कर लें
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को और मैक्रो को इजीली, ताकि आप कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दी गई है एमसीक्यूज़ के अंदर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब बेटा टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। अब बेटे वो कहते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल से आपकी क्या मुराद है, मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल मीन्स कि इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर किस फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक कैसे कैसे जाती है, मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पे उसकी ज़रूरत है ना, प्लांट्स को भी ज़रूरत है उसकी, एनिमल्स को भी ज़रूरत है। ठीक है, और दोबारा से वो सॉइल के अंदर भी जाती है या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर भी जाती है, तो किन किन तरीक़ों से जाती है, क्या आपके पास इसका प्रोसीजर होगा। अब बेटा सबसे पहले तो कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है ये इन्वायरमेंट में कहाँ पर मौजूद है, एटमॉस्फेयर में कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लिविंग थिंग्स का कंपोनेंट है कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स जो है या इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, लेकिन हम लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं कि ये नाइट्रोजन जो है ये कहाँ पर मौजूद है। कहते हैं चीफ रिजर्वायर जो है नाइट्रोजन की, यानी सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो आपको मिलता है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर राउंड अबाउट 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अमॉन्ग ऑल द गैसेस 100% परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं ना टोटल, ठीक है, एयर के अंदर, तो उसमें आउट ऑफ 100 जो है वो कहता है 78%, कुछ बुक्स आपको 79% का फिगर भी बताएंगी, तो अप्रॉक्सीमेट फिगर होता है कि 78 to 79% जो है एयर के अंदर आपके पास नाइट्रोजन मौजूद होती है। ठीक है, सो मोस्टली हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है कौन सी होती है एयर के अंदर, या मोस्ट अबंडेंट कंपोजिशन के लिहाज से जो गैस होती है हमारे पास, दैट इज़ नाइट्रोजन, जिसको हम N2 बोलते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बहुत सारे क्या बेटा, अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी मोस्टली ये जो नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में हवा में मौजूद है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते। हम में कौन कौन आता है, कौन सी लिविंग थिंग्स आती हैं बेटा, हम भी आते हैं, इसमें ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, इसमें एनिमल्स आते हैं, एज वेल एज इसमें प्लांट्स भी आते हैं बेटा। ठीक है, अब बाकी गैसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन तो हम ले सकते हैं ना डायरेक्टली इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, हवा से ऑक्सीजन लेते नहीं हैं हम। ठीक है, अब जब हम सांस लेते हैं, यानी व्हेन वी विल रिस्पायर, मैं अगर बात करती हूँ ब्रीदिंग के प्रोसेस की, तो बेटा हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रल्स के थ्रू हवा अंदर जाती है ना, एयर जाती है। इसका मतलब है कि 78% उसमें क्या चीज़ है, नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन जब वो लंग्स तक पहुंचती है तो उसमें जो आगे डिफ्यूज़ करती है टिश्यू लेवल पे, वो कौन करता है, ब्लड के अंदर जो डिफ्यूज़ करती है वो सिर्फ ऑक्सीजन करती है। 78% नाइट्रोजन उसी तरह से हम एक्सहेल कर देते हैं अलॉन्ग विद अदर गैसेस। ठीक है, इसके बारे में हमने चैप्टर 13 के अंदर फर्स्ट ईयर में लास्ट जो टॉपिक है लंग कैपेसिटीज़, उसके अंदर जो नीचे टेबल बना हुआ है येलो बॉक्स, ठीक है, उसके अंदर हमने कंपोजिशन भी देखी है कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर की क्या कंपोजिशन होती है। ठीक है, सो बेटा अब आपने अपना ये कॉन्सेप्ट रखना है कि 78% नाइट्रोजन जो कि हवा में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है इसकी लिविंग थिंग्स में, लेकिन अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वहाँ से अपटेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, अब जाहिर सी बात है अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो ऑब्वियसली बेटा हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, हमारे से पिछले ट्रॉफिक लेवल से मिलेगी। ठीक है, इट मीन्स कि हमें दोबारा उस फूड चेन के ऊपर जाना पड़ेगा जिसमें बेसिक ट्रॉफिक लेवल पे कौन था बेटा, प्लांट्स थे। इसका मतलब है कि हमें नाइट्रोजन प्लांट्स को खाने से मिलेगी। ठीक है, या किसी भी और एनिमल को खाने से मिलेगी, यानी कि बेसिक ट्रॉफिक लेवल से ऑक्सीजन आगे, नाइट्रोजन जो है वो आगे जाएगी। अब चीज़ ये आ जाती है कि क्या प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन की अपटेक कर सकते हैं सॉइल से, एटमॉस्फेयर से, तो बेटा प्लांट्स भी नहीं कर सकते। जो 78% नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, प्लांट्स उसकी अपटेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब किन तरीक़ों से उस N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन को सॉइल तक लाया जाएगा, या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, क्या सारे के सारे प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर बैक्टीरिया लेकर आएंगे, या फिर किस तरीके से जाएगी। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द मिनरल सॉइल्स। अब वो कहते हैं ठीक है हवा से नहीं ले सकते तो फिर क्या करेंगे प्लांट्स, तो प्लांट तो बेटा आपको पता है मिनरल न्यूट्रिशन करते हैं, प्लांट्स की सिंपल न्यूट्रिशन नहीं होती। ठीक है, और आप लोग इस चीज़ का कॉन्सेप्ट रखिएगा कि सिंपल न्यूट्रिशन और जो मिनरल न्यूट्रिशन होती है ना उसमें फ़र्क होता है।
सिंपल न्यूट्रिशन में ऑल ओवर जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी तरह की न्यूट्रिशन आ जाती है जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स की इनटेक कर रहे होते हैं। जब आप मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो स्पेसिफाइड टर्म हो जाती है विद द रेफरेंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं हमारे पास ये हमेशा सॉइल से ही ले सकते हैं कोई भी मिनरल, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ मौजूद है, कोई चीज़ वाटर में मौजूद है, हम उसके ऊपर छिड़क देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए, कोई और तरीका ऐसा नहीं है प्लांट के पास कि जिससे वो किसी भी तरह के न्यूट्रेंट को जो है वो ले सके, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। यानी कोई भी चीज़ अगर हमने प्लांट को प्रोवाइड करनी है तो हमने सॉइल के अंदर प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सॉइल मिनरल्स के ऊपर जो है ये रिलाई कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, सॉइल के अंदर भी जो नाइट्रोजन मौजूद है वो कब तक काफ़ी होगी? ऑब्वियसली उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है। तो किसी न किसी तरीके से वो जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है जो कि हवा के अंदर 78% मौजूद है, उसको किसी न किसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक लाना होगा, ठीक है। सो बेटा वो कहते हैं डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज ऑफन द मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि डेफिशिएंसी फिर भी हो जाएगी, वही चीज़ है कि वो कब तक यूज़ होती रहेगी जो कि सॉइल के अंदर होगी नाइट्रोजन, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर से किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा किस तरह एटमॉस्फेयर में जाती है, दिस इज रेफर्ड टू एज नाइट्रोजन साइकिल। सो बेटा 3 प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ दिस साइकिल आर अमोनिफिकेशन, ठीक है, वर्ड है यहाँ पे बेटा, थोड़ा सा इसको जो है करेक्शन कर लेनी है। अमोनिफिकेशन अमोनिया से है, ठीक है बेटा। नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन, सबसे पहला स्टेप जो है आपके पास दैट इज़ अमोनिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, कहते हैं मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है कि बेटा कोई भी चीज़ है, ठीक है, यानी कि सॉइल की बात करें सबसे पहले कि सॉइल में जो नाइट्रोजन है ना वो कहाँ से आई होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपको पता है कि कोई भी आपके पास लाइफ मौजूद है ना, उसकी अल्टीमेट फेट क्या होती है? अल्टीमेट फेट उसकी होती है डेथ, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई भी लिविंग थिंग मौजूद है, जब वो डेथ होगी ना उसकी, जब वो डीकम्पोज होगी तो वहाँ पर बेटा क्या होगा, वहाँ पर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी इनटू अमोनिया एंड अमोनियम आइंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन, ठीक है। क्या बात मैं कर रही हूँ कि कोई भी आपके पास एनिमल है, अगर उसकी डेथ होती है ना बेटा, तो उसके अंदर जो मौजूद प्रोटीन्स हैं वो जब बेटा सॉइल के अंदर आएंगी तो वहाँ पर मौजूद जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करेंगे, वो उन प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो सिंपलर फॉर्म होगी वो बेटा अमोनिया या अमोनियम आइंस होंगे, ठीक है। और बेटे इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अमोनिफिकेशन। अब बेटा इसकी जो डीकम्पोजिशन की गई है ये सॉइल डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से की गई है, ठीक है, मतलब सॉइल के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ऑब्वियसली वो ज़्यादातर तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं ना जो रिड्यूसर्स के अंदर आती हैं, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, डीकम्पोजर्स जिनको हम कहते हैं। इनके साथ साथ यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई के साथ साथ कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। These microorganisms use these proteins and amino acids to release excess of ammonia and ammonium ions. अब बेटा ये जो अमोनिया है और अमोनियम आइंस हैं, अब इसको सॉइल में शामिल कर दिया गया है ना, तो अब सॉइल से कि कौन सी लाइफ ने लेना है, प्लांट्स ने लेना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि प्लांट्स अमोनिया और अमोनियम आइंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है नाइट्रोजन की कि प्लांट्स के पास इस तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो यहाँ पर मौजूद नाइट्रोजन जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो उसके लिए एक नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा दैट इज़ रेफर टू एज नाइट्रिफिकेशन। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं मौजूद होंगे। अब वो क्या करेंगे, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इस अमोनिया या अमोनियम आइंस को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब बेटा वो बैक्टीरिया उन अमोनिया और अमोनियम आइंस के ऊपर क्या करेंगे, बेटा सेवरल एंजाइम्स की एप्लीकेशन के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो हमारे पास ये एरेटेड सॉइल के अंदर होता है। आपको पता है कि बेटा बेस्ट सॉइल वही कंसिडर होती है किसी भी तरह की लाइफ के लिए जो एरेटेड होती है, ठीक है,
यानी एरेटेड सॉइल से क्या मुराद है, यानी सॉइल के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं कि उनके बीच में फ्री ऑक्सीजन मौजूद हो, ताकि अगर हम किसी भी प्लांट को वहाँ पर लगाते हैं तो प्लांट ऑक्सीजन ले सके, प्लांट की रूट्स ऑक्सीजन ले सकें सॉइल के अंदर से, ठीक है। और ये बेटा बहुत कम्पैक्ट एक चीज़ हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एबिलिटी नहीं होगी या पोटेंशियल नहीं होगा उस सॉइल के अंदर। सो एरेटेड सॉइल आपके पास मस्ट होती है, यानी प्रॉपर एयर स्पेसेस मौजूद हों जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर स्टे कर सके, ठीक है। अब वो कहता है कि ये ऐसी सॉइल के अंदर एक्टिविटी होगी जो एरेटेड हो। वाई? बिकॉज जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एनारोबिक बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, ये एरोबिक की बात हो रही है, जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनको अपना काम करने के लिए जब वो प्लांट की रूट्स में होंगे या सॉइल के अंदर होंगे तो ऑक्सीजन चाहिए होगी। नेक्स्ट इज बेटा एसिमिलेशन। अब बात आ जाती है कि नाइट्रिफिकेशन में पहले नाइट्राइट्स बनेंगे, देन उसके बाद नाइट्रेट्स बनेंगे, ठीक है। अब नाइट्राइट जो होता है बेटा वो NO2 के साथ होता है, जो आपके पास नाइट्रेट्स होते हैं ये होते हैं NO3। प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में अंदर लेकर जाते हैं, मतलब कि उसको मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रोजन को। इसका मतलब है कि नाइट्रिफिकेशन में भी हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। पहले अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है, यानी NO2, देन उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू नाइट्रेट्स यानी कि NO3, ठीक है। आपको इसकी डायग्राम में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि अब जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बन चुके हैं, इन सिंपल वर्ड्स में कहूँगी नाइट्रेट्स बन चुके हैं, अब उनको क्या करना है, प्लांट्स ने उसकी अपटेक करनी है सॉइल से, और वहाँ से जो है जितनी भी एसेंशियल उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो चीज़ वो बनाना चाहते हैं उसको बनाएंगे, ठीक है। दिस असिमिलेशन प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। अमोनियम आयन दस फॉर्म बाय ट्रांसफर टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स, ठीक है, एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होंगे। अब ज़रा बेटा आप इसके साइकिल की तरफ आ जाएं, ठीक है। अब साइकिल को जो आपने स्टार्ट करना है ना, या आप बेटा लेफ़्ट साइड से ज़रा इसको देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, ठीक है। आपको पता है कि लाइटनिंग के रिज़ल्ट में ना जो एटमॉस्फेयर के अंदर N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन होती है ना बेटा, वो ज़मीन तक आती है, ठीक है, सॉइल तक आती है वो। तो अब N2 की फॉर्म में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78%, वो 3 तरीक़ों से आ सकती है। कौन कौन से 3 तरीके? सबसे पहला तरीका 78% जो नाइट्रोजन नीचे ज़मीन की तरफ आ रही है बेटा, उसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, ठीक है, यानी कि प्लांट्स उस नाइट्रोजन की अपटेक करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के पास तो ये एबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि शायद कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, तो कुछ प्लांट्स होते हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, उन्होंने अपनी रूट्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया को रखा हुआ होता है, यानी कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं उन बैक्टीरिया के साथ, ताकि बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन फिक्स करके दें, ठीक है। उन प्लांट्स की रूट्स को हमने क्या नाम दिया था बेटा? रूट नोड्यूल्स। हमने कहा था कि ये कुछ ऐसे हायर प्लांट्स होते हैं जिनकी एसोसिएशंस होती हैं बैक्टीरिया के साथ, और वो बैक्टीरिया को अपनी रूट्स के अंदर इसी वजह से रखते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें, ठीक है। तो पहला तरीका तो 78% नाइट्रोजन का कौन सा हो गया बेटा? थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के ज़रिए से, ठीक है, 7 नाइट्रोजन ऐड हो रही है। लेकिन इसके अलावा जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो बेटा आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के थ्रू डायरेक्ट, और दूसरा तरीका कौन सा होगा बेटा? फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होंगे ना सॉइल के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो नाइट्रोजन जो आपके पास फिक्सेशन वाले प्लांट्स हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की उनके साथ रहते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं, उनको भी हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं। तो 3 तरीक़ों से अब 78% नाइट्रोजन आ गई, यानी 2 लिविंग थिंग्स वाले तरीके हैं और एक जो है ये एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग के ज़रिए डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है ये ज़मीन तक आ गई है, ठीक है। अब बेटा ये जो नाइट्रोजन होती है N2 की फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू नाइट्रेट्स यानी कि NO3, और आपको पता है कि प्लांट्स NO3 की फॉर्म में डायरेक्ट अपटेक कर लेते हैं, तो बेटा प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को कंज्यूम कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रेट्स के ऊपर एरोहेड जा रहा है और लिखा हुआ है एसिमिलेशन, ठीक है, और ये नाइट्रेट्स जो हैं ये प्लांट की तरफ जा रहे हैं। अब प्लांट इसको डायरेक्ट अपने मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से भी करेंगे, ठीक है। अब एक कन्वर्जन तो ये होती है। अब वो कहते हैं कि आपके पास दूसरी साइड पे कुछ जो है वो ऐसा भी मैकेनिज़्म होता है कि नाइट्रेट्स जो हैं जब प्लांट तक जाते हैं और प्लांट जो है उसको आगे हर्बीवोर्स खाते हैं,
ठीक है, यानी कि हम भी हो सकते हैं उसमें, मतलब ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, जो जो लाइफ प्लांट्स के ऊपर खा रही है। तो प्लांट्स वाली नाइट्रोजन किसके अंदर जाएगी? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएगी, जिसमें रैबिट का जिक्र किया गया। अब ऑब्वियसली रैबिट के अंदर नाइट्रोजन चली गई। अब बेटा जब उस रैबिट की डेथ होगी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के ऊपर फीड कर रहा था उसकी डेथ होगी, तो बेटा ऑब्वियसली उसने सॉइल में शामिल होना है। सॉइल में जाएगा तो बेटा डिकम्पोजिशन होगी, उसकी डिकम्पोजर्स मौजूद होंगे वहाँ पर। डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करेंगे, अमोनिया बना देंगे। अमोनिया तो फिर हम कह रहे हैं कि किसी काम की है नहीं प्लांट के लिए, ठीक है। अब उस अमोनिया के ऊपर बैक्टीरिया काम करेंगे और वो उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है। यानी कि मैं नाइट्रिफिकेशन के स्टेप की बात कर रही हूँ। फिर नाइट्राइट्स को एक और बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा इनटू नाइट्रेट्स, यानी कि जो एनिमल्स के ज़रिए से नाइट्रोजन आ रही है वो डायरेक्ट नहीं आ रही, ठीक है, इनडायरेक्टली 3-4 प्रोसीजर से गुजर के आ रही है वो। यानी एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आ रही है ना 3 तरीक़ों से, वो बेटा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू नाइट्रेट्स, उसको प्लांट यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट वे में लिविंग थिंग्स के ज़रिए से आ रही होगी ना, उनकी डिकम्पोजिशन से आ रही होगी, तो उससे पहले अमोनिया बनेगा प्रोटीन से, उसके बाद वहाँ से बनेंगे नाइट्राइट्स यानी NO2 बनेगा, उसके बाद बनेगा बेटा NO3 यानी कि नाइट्रेट्स, ठीक है। और इस तरह से जो है ये नाइट्रेट्स प्लांट्स को क्या करेंगे, प्लांट्स जो है इसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास नाइट्रेट्स होते हैं ना, ये डीनाइट्रिफिकेशन की एक्टिविटी के ज़रिए से एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं। अब बेटा ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया सिर्फ ऐसे नहीं हैं जो कि फ़ायदा ही दे रहे हैं। अब किसी ना किसी वजह से तो उन बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स किया होगा ना, ठीक है। यानी कि वो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे, सोचने वाली बात है ना कि वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं इनके साथ, बेटा वो नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। और उन नाइट्रेट्स को जो है वो क्या करते हैं, लेने लग जाते हैं, ठीक है। अब उन नाइट्रेट्स को लेके क्या करते हैं बेटा, ये ब्रेक डाउन करके उसकी वहाँ से एनर्जी लेके और क्या कर देते हैं, जो रिमेनिंग नाइट्रोजन होती है उसको एटमॉस्फेयर में शामिल कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो आपकी बुक से डायग्राम मैंने ली है ना, जो आपकी बुक पे बनी हुई है, उस डायग्राम के अंदर और फर्स्ट वाली में डिफरेंस ये था, मैकेनिज़्म बेटा सेम होगा। यहाँ पर इसने ना फार्मूलाज बता दिए हैं आपको, ठीक है, और साथ में बैक्टीरिया के नाम बता दिए हैं। तो ये मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज़ किए जाती हूँ कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है, आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप में 3 तरीक़ों से आ रही थी, ठीक है। कौन कौन से? एक तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया के ज़रिए, एक लाइटनिंग के ज़रिए, और दूसरा प्लांट्स ने जो एसोसिएशन बना रखी थी बैक्टीरिया के साथ। अब बेटा वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो प्लांट की रूट्स में रहते हैं, वो कहते हैं उस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो आपके पास अमोनिफिकेशन का स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, अमोनिफिकेशन से आगे नाइट्रिफिकेशन की तरफ। नाइट्रिफिकेशन आपको मैंने कहा इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले NO2 बनेगा यानी नाइट्राइट्स बनेंगे। नाइट्राइट्स यानी अमोनिया से या अमोनियम आयन से जो नाइट्राइट बनाते हैं ना, यानी जो NO2 बनाते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। जब ये नाइट्राइट्स बना देते हैं तो उसके बाद एक बैक्टीरिया आता है जिसको हम नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। वो क्या करता है, वो इस NO2 को यानी नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है। और इस तरह से प्लांट्स जो हैं ये डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर लेते हैं नाइट्रेट को, जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपके पास, या न्यूट्रिएंट है या आइंस हैं, हम कहते हैं वो नाइट्रेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक साइक्लिक एक्टिविटी में, साइक्लिक मैनर में जो है ये नाइट्रोजन की सर्कुलेशन और रीसर्कुलेशन होती रहती है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज़। वही बात वो कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर कमी क्यों हो जाती है, इतने सारे प्रोसेसेस तो आपने बताए हैं, या सर्कुलेट हो के दोबारा भी आ तो सॉइल के अंदर ही रही है, तो क्या ऐसी भी कोई लाइफ मौजूद है जो कि नाइट्रोजन को ले रही है प्लांट्स के अलावा, ठीक है। हम तो ऑब्वियसली सॉइल से नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं ना बेटा, प्लांट्स ले रहे हैं। तो कहते हैं प्लांट्स के अलावा कोई और दूसरी लाइफ भी है, तो वो कहते हैं मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके ज़रिए से नाइट्रोजन सॉइल में कम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हों अदर दैन प्लांट्स। ऑल्दो नाइट्रोजन साइकिल अपीयर्स कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, नाइट्राइट्स जो हैं आर स्टेडीली लॉस्ट ड्यू टू द सॉइल एरोजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो कहते हैं कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी, आप ये ना समझें कि प्लांट्स ने ज़्यादा नाइट्रोजन ले ली है या जो बैक्टीरिया रह रहे हैं वहाँ पर वो उन्होंने ले ली होगी, तो वो कुछ फिजिकल फैक्टर भी इन्वायरमेंट के हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास सॉइल से न्यूट्रिएंट्स गायब हो सकते हैं। तो हमें पता है बेटा सॉइल एरोजन, ठीक है, जिसमें सॉइल जो है या ज़मीन जो है ये कटाव का शिकार हो जाती है। ये फ्लड्स जब होते हैं
तो बेटा जब हम एक्सेस ट्रीज़ नहीं लगाए हुए होते हैं हमने, ठीक है, अक्सर रिवर बैंक्स के ऊपर, तो जब तेज़ी से फ़्लो होता है वाटर का तो वो आपको पता है ज़मीन कटाव का शिकार हो जाती है। मतलब सॉइल को बहुत ज़्यादा तादाद में कट करके जो है वो पानी अपने साथ ले जाता है। फ्लड की बात करें या फिर हम रिवर्स की बात करें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉइल एरोजन कहते हैं। इसके अलावा बेटा आग लग जाती है फायर के ज़रिए से, ठीक है। वाटर परकुलेटिंग डाउन थ्रू द सॉइल, यानी कि बहुत नीचे अगर चला गया है तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिएंट्स को साथ लेके चला जाएगा। तो एक हद तक नीचे न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्लांट को अवेलेबल होते हैं ना। अगर वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक चले गया जो कि बहुत नीचे होता है, ठीक है, अब तो मज़ीद नीचे होता जा रहा है, 50 फीट से भी नीचे चला जा रहा है, तो हर प्लांट की रूट 50 फीट्स तक गहराई में तो नहीं मौजूद होती ना। तो इसका मतलब है कि नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उस तक अगर न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे या वहाँ पर जो वाटर मौजूद होगा वो तो प्लांट्स को अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। नाइट्रेट्स जो हैं आर ऑल्सो लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। जिस तरह उसने बात की कि जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट से वो नाइट्रोजन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे ना, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन नाइट्रेट्स एंड रिलीजिंग नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब वो बात दोबारा आ गई है बेटा जो मैंने आपसे कहा है कि प्लांट्स जो आपके पास जो बैक्टीरिया हैं, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, वो जो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ले रहे हैं और उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्जन अब उसकी हो जाती है, तो प्लांट्स उन नाइट्रेट्स को तो ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यूजेबल फॉर्म है। तो क्या बैक्टीरिया भी ले रहे हैं सॉइल से नाइट्रेट्स? तो कहते हैं ले रहे हैं। असल में जब सॉइल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना तो यही वाले जो प्लांट्स हैं बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रेट्स लेने लग जाते हैं सॉइल से और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं, पीछे नाइट्रोजन बच जाती है, N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन वैसे सॉइल के अंदर स्टे ही नहीं कर सकती तो वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो कहते हैं इन तरीक़ों से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये जो आपके पास प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से गायब हो रही है और एटमॉस्फेयर में जा रही है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ऑब्वियसली बेटा इसकी रेमेडीज़ क्या होंगी, क्या इसका तरीक़ेकार हो सकता है, ठीक है। एक तो हम जो हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उसको प्रॉपर रखेंगे इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अमाउंट को मेंटेन करके, ठीक है। दूसरा जो है हम नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सॉइल के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो है वो कमी ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिसके ज़रिए से हम सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्लांट्स जो है वो इन अ प्रॉपर वे नाइट्रोजन को अंदर ले जा के ग्रोथ कर सकें और हमारे लिए या डिफरेंट लिविंग थिंग्स के लिए बेसिक ट्रॉफिक लेवल जो है उसको सेट कर सकें या वहाँ पे मौजूद जो आपके पास एनर्जी है उसको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। तो बेटा टॉपिक जो है आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रा एंड लेबल नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जिसमें आपको सारे इसके जो कि आपके डायग्राम के अंदर मौजूद हैं तो आपको बैक्टीरिया को मेंशन करना पड़ता है, प्रॉपर हेडिंग दे के आप डीनाइट्रिफिकेशन के स्टेप तक जो है ये इसको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा MCQs में स्पेशल रेफरेंस आपने लेना है जो इसमें साइकिल बना हुआ है, इसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया हैं ये आपको MCQs में आ सकते हैं। नाइट्रेट्स कौन सी चीज़ है, नाइट्राइट्स क्या हैं आपके पास, प्लांट्स किस फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं उसको, इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे सम अप कर लेना है, ठीक है बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 25 नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।